अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टार्ट किया हुआ था, पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल बिहेवियर की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली थी। देन हमने पॉलिटिकल बिहेवियर की दो टाइप्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, दैट इज़ लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर। देन अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स या वाई पॉलिटिक्स, वो फैक्टर्स जो पॉलिटिक्स को एंडोर्स करते हैं, जो पॉलिटिकल बिहेवियर को एनहांस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि रिसोर्स स्कैरसिटी की वजह से लोग पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। ऑब्जर्वर्स परसेप्शन में क्योंकि डिफरेंस होता है, दैट्स वाई ऑब्जर्वर्स की नज़र में आप अपना बेहतर इमेज पेश करने के लिए पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। और थर्डली हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम है वो एम्बिगुअस कंडीशंस में की जाती है। उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव वे आउट नहीं होता। दैट्स वाई लोग जो हैं वो पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल मैनूवरिंग करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो गेट कर सकें। दोबारा से ज़रा मैं आपको पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बता दूं, पॉलिटिकल बिहेवियर की मीनिंग बता दूं, ताकि हम आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करें। देखें जी, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा नहीं होता। एम्प्लॉयज़ को ये बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहती कि आप ये एग्जिबिट करें, लेकिन लोग, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में ये बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे तो उन्हें एडवांटेजेस ज़्यादा मिल जाएंगे या उन्हें डिसएडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। नुकसान कम होगा, उन्हें फ़ायदा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा बेनिफिट्स गेट कर सकते हैं। तो political behavior are the activities that are not required as a part of one formal role in the organization, but that influence or attempt to influence the distribution of advantages or disadvantages within the organization। तो ये तो political behavior की definition हो गई। आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस चैप्टर में अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में जो है वो पूछा जाता है, तो वो मोस्टली कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर का टॉपिक है। बड़ा सिंपल सा, बड़ा अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। मीन्स पॉलिटिकल बिहेवियर की कॉजेज़ क्या हैं, लोग ये पॉलिटिकल बिहेवियर क्यों शो करते हैं, कॉजेज़ एंड, और अगर लोग पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे तो उसके क्या नताइज निकलेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। आपके सामने ये मॉडल आपको नज़र आ रहा है, दैट आर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल बिहेवियर। ये वो कॉजेज़ हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह बनते हैं। दीज आर द कॉजेज़ ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल कॉजेज़, इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। मतलब कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, इंडिविजुअल्स में होती हैं, लोगों में पाई जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी है। डिफरेंट कॉजेज़ हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर को एनहांस करते हैं, उसकी वजह बनते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी सिचुएशन वेरी करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से लोग पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। अगर वो हालात किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो शायद पॉलिटिकल बिहेवियर शो ना किया जाए। तो जब ये कॉजेज़ जो हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को। किस हद तक करते हैं ये पॉलिटिकल बिहेवियर, या अगर ये फैक्टर्स ज़्यादा इंडोर्स कर रहे हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी से
जो हैं वो वर्क कर रहे हैं तो पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होगा, अदरवाइज़ पॉलिटिकल बिहेवियर लो होगा। अब इसकी फेवरेबल आउटकम्स भी आ सकती हैं, रिवॉर्ड्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर शो करने से, और कम भी मिल सकते हैं। अवर्टेड पनिशमेंट मतलब डिसएडवांटेज का कम मिलना, पनिशमेंट का ना मिलना, पनिशमेंट से कोई बच भी सकता है और किसी को ज़्यादा पनिशमेंट भी मिल सकती है। मतलब ये आउटकम्स हो सकती हैं पॉलिटिकल बिहेवियर्स की। सबसे पहले देखें जी, हम डिस्कस करेंगे जी इंडिविजुअल फैक्टर्स, क्या कॉजेज़ हैं पॉलिटिकल बिहेवियर की, क्या ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैं पॉलिटिकल बिहेवियर के, ये डिस्कस करेंगे। देन हम मूव करेंगे जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ consequences of political behavior. Let's move to the individual factors of political behavior. First individual factor is high self monitor. High self monitor. अब ये हाई सेल्फ मॉनिटर जो है ये पॉलिटिकल बिहेवियर को कैसे एंडोर्स करता है? हाई सेल्फ मॉनिटर पॉलिटिकल बिहेवियर को कैसे एंडोर्स करता है? देखिए, हाई सेल्फ मॉनिटर का मतलब है ये ऐसी पर्सनैलिटी के लोग हैं जो मॉनिटर करते रहते हैं अपने आप को, अपने बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी खामियों को, डिसएबिलिटीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं। सच पर्सन शो मोर पॉलिटिक्स। जो हाई सेल्फ मॉनिटर पीपल होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी खामियों को तलाश करते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, दोज पीपल शोज मोर पॉलिटिकल बिहेवियर। नेक्स्ट इंडिविजुअल फैक्टर इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब आसान लफ्ज़ों में है सेल्फिश होना, कि किसी को सिर्फ अपना ख्याल हो, जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता हो, जो सिचुएशन को मैनिपुलेट करके कोशिश करे कि वो खुद फ़ायदा हासिल कर ले। दोज पर्सन विच शोज़ पॉलिटिकल बिहेवियर अटेम्प्ट्स टू मैनिपुलेट द सिचुएशन इन देयर फेवर, सच पर्सन्स आर सेल्फिश पर्सन्स। तो those who are high self monitor, those who are internal locus of control personalities, they shows more political behavior. Third individual factor is high Mac personality. पर्सनैलिटीज़ वाले चैप्टर में हमने मैकियावेलिज्म पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था कि मैकियावेलिज्म पर्सनैलिटीज़ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो इस बात पे बिलीव करती हैं कि एंड्स कैन जस्टिफाई मीन्स। एंड्स कैन जस्टिफाई मीन मतलब एंड्स हासिल होने चाहिए, चाहे उसके लिए रास्ता कोई भी इख्तियार किया जाए, चाहे लीगल चाहे इल्लीगल। मतलब वो हर लिहाज से अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े। तो हाई मैक पर्सनैलिटीज़ जो हैं ये ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करती हैं, क्योंकि इन्हें जो कंसर्न होता है, इन्हें कंसर्न अपने गोल से होता है, अपने एंड से होता है। ये अपने एंड्स को हासिल करना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को हासिल करना चाहते हैं, वेदर द वे इज़ लीगल और इल्लीगल। 3 फैक्टर्स हो गए जी, हाई सेल्फ मॉनिटर, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, हाई मैक पर्सनैलिटीज़। 4th फैक्टर है जी पॉलिटिकल बिहेवियर का, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये इंसान की साइकी है कि वो ये समझता है कि जहाँ उसने इन्वेस्ट ज़्यादा किया है वहाँ से उसे रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट का यहाँ मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल जो ये समझते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बड़ी देर से अटैच हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी एफ़र्ट की है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया है, या उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया हुआ है, या वो जब से ऑर्गेनाइजेशन बनी है तब से वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तब से वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बेनिफिट्स पर उनका ज़्यादा हक है। तो ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने के लिए दे आर इंडल्ज इन पॉलिटिकल बिहेवियर। तो वो लोग जो ज़्यादा सर्व करते हैं, ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ज़्यादा सीनियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए जो है
ज़्यादा बोनसेस के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए, वो ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। जिनकी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उनका पॉलिटिकल बिहेवियर भी ज़्यादा होगा। फिफ्थ इंडिविजुअल फैक्टर है परसीव्ड जॉब अल्टरनेटिव्स। परसीव जॉब अल्टरनेटिव्स ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। देखें, परसीव जॉब अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास इस जॉब के अलावा मार्केट में अदर जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उनको वहाँ से ऑफ़र्स होती हैं, वो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहते हैं कि अब उन्हें ज़्यादा स्टेटस मिले, ज़्यादा अच्छी सैलरी मिले, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड पैदा हो जाता है कि भाई हमें अगर यहाँ से बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हम कहीं और से ले लेंगे, बिकॉज दे हैव मोर जॉब अल्टरनेटिव, परसीव जॉब अल्टरनेटिव्स। तो जिन इंडिविजुअल्स के पास जॉब अल्टरनेटिव ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं बाय कंसिडरिंग दैट कि भाई वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बस उनके पास मार्केट में अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो जिनके पास जॉब अल्टरनेटिव ज़्यादा होंगे वो पॉलिटिकल बिहेवियर ज़्यादा शो करेंगे, जिनके पास जॉब अल्टरनेटिव कम होंगे वो पॉलिटिकल बिहेवियर कम शो करेंगे। दैट इज़ इंडिविजुअल फैक्टर। द इंडिविजुअल विच हैव मोर अल्टरनेटिव due to possession of skills and knowledge, it leads to the organizational politics, while if an individual does not has job alternative, he do not indulge himself in politics, क्योंकि वो अपने आप को सेफ करता है, बचा कर रखता है, वो समझता है भाई वो जैसे भी हालात हैं, कम बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसे इसी में गुजारा करना है। लास्ट इंडिविजुअल फैक्टर है जी एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस। देखिए, हर कोई कामयाबी के लिए उम्मीद रखता है, लेकिन इस उम्मीद में, इस एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी सक्सेस के हवाले से, वो ज़्यादा गोल्स अचीव करना चाहते हैं, ज़्यादा जल्दी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हैं। तो जिनकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है ना, वो ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं, और जो मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखते हैं सक्सेस के बारे में वो मॉडरेट पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं, और जो लो लेवल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं जी सक्सेस के बारे में अपनी कामयाबी के हवाले से, वो पॉलिटिकल बिहेवियर में भी कम इंडल्ज पाए जाते हैं। तो दोज पर्सन हुज एक्सपेक्टेशंस आर हाई डू मोर पॉलिटिक्स, वाइल दोज विद लो एक्सपेक्टेशन डू लेस पॉलिटिक्स। एक्सपेक्टेशन जो हैं वो हर किसी को होती हैं, लेकिन ज़्यादा और कम होना ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल बिहेवियर के लो या हाई होने से। तो ये तो थे इंडिविजुअल फैक्टर्स, हाई सेल्फ मॉनिटर, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, हाई मैक पर्सनैलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट, perceived job alternatives and expectation of success. Let's move to the organizational factors. Organizational factors भी endorse करते हैं, influence करते हैं political maneuvering को, कि अगर ये organizational factors जो हैं वो ज़्यादा intensity से जो हैं वो पाए जाएंगे तो लोग ज़्यादा political behavior show करेंगे। सबसे पहला organizational factor है जी reallocation of resources। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर ये है, पहली बात तो आप ये समझ लें कि आपने ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, आपने पढ़ा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो है ना वो पॉलिटिकल बिहेवियर को एंडोर्स करते हैं। लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, एक दूसरे से फ़ाइट करते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, दैट्स वाई वो पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। यहाँ पर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है, एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं जी, रिसोर्सेज जो है ना वो एक दफ़ा एलोकेट कर देती हैं, बार बार रिवीजन नहीं की जाती, रीएलोकेट नहीं किए जाते आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जिसमें एट स्टार्ट जो हैं वो आप फॉर एग्जांपल अगर ब्रांचेज ओपन की हैं, वहाँ पर डिफरेंट मैनेजर्स हैं, उनको पहले ही कार्स दे दी गई, उन्हें ये नहीं बताया गया भाई कि हम हर साल आपकी ये परफॉर्मेंस को वॉच करेंगे, उस परफॉर्मेंस की बेस पर आपको बेनिफिट्स देंगे। कंपनी की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी जी रिसोर्सेज देने की, लेकिन जहाँ पर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जब भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इस तरह से समझ लें कि जब भी रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाएगा
मतलब पहले जो रिसोर्सेज थे उनकी तकसीम में अब तब्दीली की जाएगी। मतलब कुछ लोगों को बोनस दिया जाएगा, कुछ लोगों को प्रमोट किया जाएगा, कुछ को नहीं किया जाएगा, कुछ को बेनिफिट्स बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ के बेनिफिट्स कम कर दिए जाएंगे, कुछ की सैलरी में ज़्यादा इजाफा किया जाएगा, कुछ की सैलरी में कम इजाफा किया जाएगा। मतलब जब भी रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाएगा तब लोग पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस शो करके ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकें। The reallocation of limited resources in an organization like position, power, promotion makes the people engage in political behavior. If there is no system of reallocation, अगर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं होगा तो लोग पॉलिटिकल बिहेवियर शो नहीं करेंगे। तो ये तो था फर्स्ट फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो पॉलिटिकल बिहेवियर की कॉज बनता है, वजह बनता है। सेकंड है जी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ देखें, जहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं वहाँ पर इसका मतलब ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास हर किसी को प्रमोट करने के रिसोर्सेज नहीं हैं। हर किसी को प्रमोट करना होगा तो इसका मतलब है हर प्रमोटर को, जिसको प्रमोट किया जाएगा, उसको उसके मुताबिक रिसोर्सेज देने होंगे, उसकी सैलरी में भी इजाफा होगा, उसको ऑफिस भी दिया जाएगा, उसकी रिहाइश भी पहले से बेहतर होगी, उसको प्रोटोकॉल भी पहले से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं। अब जहाँ पर भी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ लोगों में कंपटीशन होगा, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल बिहेवियर शो करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी ना किसी तरह ये प्रमोशन उनको मिल जाए। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी अगर ना हो, ज़ीरो हो, लोगों को पता हो भाई हम जिस सीट पे है ना, हमने रिटायर बेसिस सीट पर होना है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोट करने की पॉलिसी ही कोई नहीं है, बस जो जहाँ पर है वो वहाँ पर ही काम करता रहेगा थ्रू आउट हिज और हर सर्विस। अगर ऐसा सिस्टम हुआ तो अंडरस्टूड है फिर लोगों में फ़ाइट नहीं होगी, लोगों में कंपटीशन नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लोगों में इस तरह एक मोटिवेशन रहती है ज़्यादा एफर्ट करने की, ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा स्ट्रगल करने की। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ जब भी होंगी तब लोग पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे। वेयर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट पीपल एंगेज इन पॉलिटिक्स बिकॉज प्रमोशन अपॉर्चुनिटी इज़ लिमिटेड एंड एवरीवन ट्राइज टू अवेल इट। थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जी लो ट्रस्ट। लो ट्रस्ट मतलब जब लोगों में आपस में एतमाद की कमी होगी, लोग एक दूसरे पर यकीन नहीं करते होंगे, हर किसी को ये डाउट होगा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ख़िलाफ़ होंगे लोग, या मुझसे मेरी लेग पुलिंग की जा रही है, या हर कोई बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जब लोगों में एक लो ट्रस्ट होता है, जब एम्प्लॉयज़ को मैनेजर पर ट्रस्ट नहीं होता, एम्प्लॉयज़ को आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता, हर किसी को ये डाउट होता है कि कोई किसी की कंप्लेन ना कर दे, मैनेजर जो है उसको एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट नहीं होता, मैनेजर ये समझता है कि शायद मेरी गैर मौजूदगी में एम्प्लॉयज़ ठीक काम करते होंगे या मेरे बैक बाइटिंग करते होंगे, मेरे ख़िलाफ़ बातें करते होंगे। जब लो ट्रस्ट होता है तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉज है कि तो लोग तब पॉलिटिकल बिहेवियर शो करके फेवर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, चीट जो है वो लोगों को लगता है कि शायद कोई दूसरा उसके साथ चीट कर रहा है, तो वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करके अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। व्हेन एम्प्लॉयज़ रिमेन अफ्रेड of each other, do not trust each other and afraid any other may cheat you, the people involved in political behavior to save themselves. Fourth organizational factor है जी that is role ambiguity. Role ambiguity का मतलब ये है जब लोगों के दरमियान उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना इस बारे में ambiguity पाई जाती है, अनक्लियर सिचुएशन होती है कि वो क्या करें। रोल एम्बिग्यूटी की वजह से लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, एक दूसरे के जो जुरिस्डिक्शन है उसमें इंटरफेयर करते हैं, उन्हें पता नहीं है, क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया नहीं है, मैनेजर ने जो है वो उनको उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बताई हुई, या अनक्लियर है, लोग जो हैं वो एक दूसरे के गोल्स को अचीव करके एक दूसरे के नंबर को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब गोल्स जो हैं, जब रोल्स जो हैं वो एम्बिगुअस होंगे तो लोग पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे कि किसी तरह उनके ज़्यादा नंबर वो गेन कर लें, किसी दूसरे की जुरिस्डिक्शन में, किसी दूसरे के दायरा इख्तियार में जो है वो इंटरफेयर करके।
तो रोल एम्बिग्विटी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह होने की वजह से। अगर देखें रोल एम्बिग्विटी ना हो, हर किसी को पता उसने क्या क्या रोल प्ले करने हैं, तो कोई दूसरे के जो हैं वो नंबर्स जो हैं वो गेन नहीं कर सकता। हर किसी को अपने अपने रोल की जो है वो आउटपुट जो है वो देनी होगी। हर किसी की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन उसको दिए गए रोल की बुनियाद पर होगी, तो कोई भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जी अनक्लियर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन सिस्टम। परफॉर्मेंस इवेल्यू देखें, लोग क्यों एडवांटेज हासिल करने के लिए और डिसएडवांटेज से बचने के लिए पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रूली इवेल्यूएट नहीं किया जा रहा, उन्होंने जितनी मेहनत की है उसके बराबर उन्हें रिवॉर्ड नहीं दिए जा रहे। ये इस वजह से होता है जब ऑर्गेनाइजेशन का लोगों की एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने का सिस्टम अनक्लियर हो, अनफेयर हो। जितना अनफेयर होगा उतना लोग ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे, हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा, जिसने ज़्यादा एफर्ट की है उसको उसके बराबर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड हमेशा वो ले जाता है जो मैनेजमेंट के ज़्यादा करीब होता है, मैनेजमेंट की एडमायरेशन करता है, फ्लैटरिंग करता है, मैनेजमेंट की जो है वो बटरिंग करता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम ये ओवरऑल देखें, अगर हम पॉलिटिकल बिहेवियर को निकाल भी दें ना, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का की फैक्टर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी का, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी मेहनत के बराबर, उनकी परफॉर्मेंस के बराबर जो है वो रिवॉर्ड दे रही है या नहीं दे रही। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का सिस्टम का अगर अनफेयर होना ये लोगों को एंडोर्स करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करें और ज़्यादा रिवॉर्ड हासिल कर लें। नेक्स्ट पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो है वो है ज़ीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस। ज़ीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड देने का अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे किसी क्लास में स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड देने का तरीका ये है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को रिवॉर्ड दिया जाता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो देती हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ गोल्ड मेडल देती हैं, सिर्फ एक को रिवॉर्ड देती हैं। चाहे 3 को मिले फर्स्ट सेकंड थर्ड को, बाकियों को नहीं मिलेगा कुछ रिवॉर्ड। विन और लूज़ कंडीशन, जहाँ पर कुछ लोग विन कर लेते हैं और कुछ लोगों को ज़ीरो मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस। तो लोगों में ये एक महरूमी होती है, कम्प्लेक्स होता है कि अगर उसको रिवॉर्ड मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आ गई तो मेरी नहीं आएगी, उसकी सैलरी बढ़ गई तो मेरी नहीं बढ़ेगी, उसको प्रमोशन मिल गई तो मुझे नहीं मिलेगी। ज़ीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें कुछ लोगों को तो विन कर दिया जाता है और कुछ लोग लूज़ कर देते हैं। नंबर होते हैं भाई, 3 लोग विन करेंगे, बाकी सब लूज़ कर लेंगे। तो फिर हर कोई विन करने के लिए जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो शो करता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फोकस द ज़ीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस, इट मीन्स वन विन एंड अदर लूजेस, देयरफॉर पीपल डू पॉलिटिक्स फॉर बेनिफिट्स, फॉर गेटिंग स्कोर्स, फॉर गेटिंग गुड इमेज। नेक्स्ट कॉज है जी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है पॉलिटिकल बिहेवियर का, दैट इज़ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, इसको डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी आप देखें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी को एंडोर्स किया जाता है, इसको जो है वो बड़ा प्रमोट किया जाता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर एनहांस हो जाते हैं। जब आप लोगों से पूछकर, एम्प्लॉयज़ से पूछकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इस इन्वॉल्वमेंट से फ़ायदा उठाकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस को, और वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस को अपने फ़ायदे के लिए करवाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके लिए हरबे इस्तेमाल करते हैं।
तो होनी तो चाहिए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, बट माइंड इट कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो एनहांस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो, जैसे मैनेजमेंट बगैर किसी से पूछे फैसला करे, तो कोई भी मैनेजमेंट के फ़ैसलों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। तो पॉलिटिक्स तो है ही ये ना कि आप जो हैं वो जो रिसोर्स एलोकेटर्स हैं ना, जिन्होंने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, डिवाइड करने हैं एम्प्लॉयज़ में, आप उनको इन्फ्लुएंस करें ताकि वो जो हैं वो आपको ज़्यादा स्कोर्स दे दें, आपको ज़्यादा बेनिफिट दे दें और दूसरों को कम बेनिफिट दे दें। नेक्स्ट इज़ हाई परफॉर्मेंस प्रेशर। हाई परफॉर्मेंस प्रेशर का मतलब ये है, ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उनसे अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हाई प्रेशर एम्प्लॉयज़ पर रखती है, कुछ लो प्रेशर जो है वो एम्प्लॉयज़ पर रखती है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो जहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ पर हाई प्रेशर होगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर में उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस शो करने के लिए, मैनेजमेंट की गुड बुक्स में आने के लिए उन्हें पॉलिटिकल बिहेवियर शो करना है, ताकि उनको परफॉर्मेंस टारगेट्स भी इतने हाई ना मिलें और उन पर ज़्यादा प्रेशर ना रखा जाए उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। तो हाई परफॉर्मेंस प्रेशर का ज़्यादा होना ये पॉलिटिकल बिहेवियर को एनहांस कर देता है। लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है दैट इज़ सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स। सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर, दो मतलब हैं जी सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स के यहाँ पर। एक मतलब तो यहाँ पर ये है सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स का कि अगर कोई भी एम्प्लॉई अपने सीनियर को देखता है कि भाई वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये भी पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे। मतलब जूनियर जो हैं अगर वो देखते हैं कि उनके सीनियर पॉलिटिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो जूनियर जो हैं वो अपने सीनियर्स को देखते हुए वो भी पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे। और अगर सीनियर पॉलिटिकल बिहेवियर शो नहीं कर रहे तो जूनियर्स भी पॉलिटिकल बिहेवियर शो नहीं करेंगे। इसका दूसरा मतलब वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स का मतलब है कि एक एम्प्लॉई का जो इमीडिएट बॉस है, जो सुपरवाइज़र है, जो सीनियर है, अगर वो लाइक करता है, अगर मैनेजर लाइक करता है, सीनियर ये लाइक करता है कि उसकी एडमायरेशन की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी बटरिंग की जाए, उसकी खुशामद की जाए, उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। अगर सीनियर मैनेजर ख़ुद का एटीट्यूड ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है कि वो तारीफ़ करने वालों को, हाँ में हाँ मिलाने वालों को, वो बटरिंग करने वालों को, फ्लैटरिंग करने वालों को पसंद करते हैं, खुशामद करने वालों को, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, हर कोई कोशिश करेगा कि भाई हम इसकी खुशामद करके बेनिफिट ले लें। और अगर सीनियर मैनेजर जो हैं वो सेल्फ सर्विंग नहीं हैं, वो खुशामद पसंद नहीं हैं, वो अपनी तारीफ़ सुनने को पसंद नहीं करते, वो परफॉर्मेंस एक्चुअल आउटपुट को देखते हैं लोगों की, तो फिर लोग पॉलिटिकल बिहेवियर कम शो करेंगे। तो सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स का ये मतलब है जी। तो यहाँ पर देखें जी, हमने कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें से हमने कॉजेज़ ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर का टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। These are causes of political behavior. Some are individual causes and some are organizational causes. Let's move to the second part. Causes of political behavior हमने पढ़ ली, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, that are consequences of political behavior. Political behavior की क्या consequences हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं जी। देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है क्या नताइज हैं, जब लोग पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या आउटपुट निकलेगी, क्या रिज़ल्ट्स निकलेंगे। अब एक तो आपको ये मॉडल में नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल बिहेवियर लो होना या पॉलिटिकल बिहेवियर का हाई होना। अब लो पॉलिटिकल बिहेवियर या हाई पॉलिटिकल बिहेवियर, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ पर, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर, अब हमने इसको स्टडी करना है। तो पॉलिटिकल बिहेवियर की आउटकम के बारे में देखें जी, पॉलिटिकल बिहेवियर, जो लोग अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर होते हैं, जो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करना जानते हैं, जिनको पता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे शो किया जाता है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो तो जाहिर सी बात है ऐसे फैक्टर्स के होने की वजह से वो तो हैप्पी होंगे,
वो तो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करके ज़्यादा बेनिफिट गेन कर लेंगे, ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन वो लोग जो पॉलिटिकल प्लेयर नहीं हैं, जो अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर नहीं हैं, जो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करना नहीं जानते, इन्फ्लुएंस करना नहीं जानते, अगर वो ऐसी कंडीशन में चले जाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं जहां पर ऐसे फैक्टर्स हों जिनकी वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसे लोग जो हैं उनका फिर रिएक्शन ये होता है जी, वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसीज़ हैं ना पॉलिटिकल बिहेवियर की, ये डिपेंड करती हैं उन एम्प्लॉयज़ पर कि क्या वो एम्प्लॉयज़ पॉलिटिकल बिहेवियर को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर हैं या बुरे पॉलिटिकल प्लेयर हैं, अच्छा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करना जानते हैं या पॉलिटिकल बिहेवियर शो करना नहीं जानते। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉलिटिकल बिहेवियर की, ये डिपेंड करता है। जो अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर होंगे वो सेटिस्फाइड होंगे, उनमें एंजाइटी भी नहीं होगी, उनमें टर्नओवर भी नहीं होगी, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। लेकिन जो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करना नहीं जानते, अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है वो डिससेटिस्फाइड होंगे, वो एंजाइटी का शिकार होंगे, उनकी टर्नओवर भी बढ़ेगी, उनकी परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के बारे में लोगों का क्या रिस्पॉन्स है जी, क्या रिएक्शन है? डिक्रीज़ जॉब सेटिस्फेक्शन, उससे जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, लोगों में एंजाइटी, परेशानी, दबाव बढ़ जाता है, लोग जॉब छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये हाई और लो पॉलिटिकल बिहेवियर के रिस्पॉन्सेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब हम मूव करते हैं जी पॉलिटिकल बिहेवियर की जो अप्रोचेज़ हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर को कॉप करने की, हैंडल करने की 2 अप्रोचेज़ की तरफ। अब जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो लोग अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर होते हैं वो पॉलिटिकल बिहेवियर लाइक करते हैं, और जो अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर नहीं होते वो पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को लाइक नहीं करते। और जो अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर होते हैं वो लाइक करते हैं। तो लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। अब वो लोग जो अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर नहीं होते उनका रिएक्शन ही होता है जी, उनका रिएक्शन डिफेंसिव बिहेवियर होता है। जो अच्छे पॉलिटिकल प्लेयर नहीं होते वो क्या करते हैं जी, डिफेंसिव बिहेवियर शो करते हैं, बैक फुट पे रहकर खेलते हैं, डिफेंस, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्त जो पॉलिटिकल बिहेवियर को थ्रेट समझते हैं, डिसलाइक करते हैं, एम्प्लॉयज़ हु परसीव पॉलिटिक्स एज अ थ्रेट हैव डिफेंसिव रिएक्शन। तो ये भी कॉन्सिक्वेंसेस है ना कि लोग इस तरह का रिएक्शन शो करते हैं, डिफेंसिव बिहेवियर शो करते हैं। मे बी हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म, कहता है ये डिफेंसिव बिहेवियर उनको शॉर्ट टर्म में तो बचा लेगा, लेकिन लॉन्ग रन में उनके लिए ये डिसएडवांटेजियस होगा, ये डेंजरस होगा। मतलब कहने का कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल बिहेवियर लोग शो कर रहे हैं तो आपको भी फिर करना पड़ेगा। अगर आप डिफेंसिव बिहेवियर यूज़ करेंगे तो आपके लिए डेंजरस होगा, लोग ज़्यादा फ़ायदा ले जाएंगे और आपके हिस्से में फ़ायदा नहीं बचेगा, रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिफेंसिव बिहेवियर कौन सी हैं, ये अलग से भी टॉपिक पूछा जा सकता है, लेकिन यूजुअली कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस का टॉपिक ही पेपर में पूछा जाता है। लेकिन डिफेंसिव बिहेवियर आपको इन कॉन्सिक्वेंसेस में ही लिखने हैं। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये होती हैं जी कि लोग डिफेंसिव बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं। डिफेंसिव बिहेवियर की 3 टाइप्स हैं जी, अवॉइडिंग एक्शन, अवॉइडिंग ब्लेम एंड अवॉइडिंग चेंज। इनके नाम से, हेडिंग से ज़्यादा आपको इनकी एग्जाम्पल से इनको अंडरस्टैंड करना है। देखें, डिफेंसिव बिहेवियर, जहाँ पर पॉलिटिकल बिहेवियर होगा वहाँ पर जो लोग इसको लाइक नहीं करते होंगे वो डिफेंसिव होकर खेलेंगे। क्या करेंगे जी, वो ओवर कन्फर्मिंग का मतलब ये होता है जी कि ज़रूरत से ज़्यादा हाँ में हाँ मिलाना, ज़रूरत से ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना, ताकि किसी भी तरह आपका नेगेटिव इमेज क्रिएट ना हो, आपका पॉजिटिव इमेज बना रहे। आप ओवर कन्फर्मिंग का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा कवानीन की पासदारी करते हैं, उन पर अमल करते हैं। ऑल्दो आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आप जो हैं वो बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए
अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, अपने बैड इमेज को बचाने के लिए ओवर कन्फर्मिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल करना। नेक्स्ट है जी बक पासिंग। बक पासिंग का मतलब ये है जी आप ज़िम्मेदारी पास कर देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी किसी और की सर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो काम आपको करने के लिए दिया जाता है, अगर आप नहीं करना चाहते, आप डिसलाइक करते हैं, आपको करना नहीं आता, तो आप किसी और को कह देते हैं कि भाई तुम कर लो मेरी जगह पर, या दूसरे को कह देते हैं भाई मैनेजमेंट ने तुम्हें कहा था करने के लिए, मैसेज आगे पहुंचा देते हैं। बग पासिंग से होता क्या है जी, वो काम तो परफॉर्म हो जाता है, लेकिन इस बात का डर रहता है कि अगर ये डिस्क्लोज़ हो गया, भाई कहा आपको गया था, आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो आपका नेगेटिव इमेज बन सकता है। लेकिन ये शॉर्ट रन में एक तरीका है जो पॉलिटिकल बिहेवियर से बचने के लिए, पॉलिटिक्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचने के लिए किया जाता है, बाय ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, आप उसे क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद है प्लेइंग डम। प्लेइंग डम का मतलब ये है कि आप जानबूझकर बुरा खेलते हैं, डम खेलते हैं, बैड परफॉर्मेंस शो करते हैं। देखिए आप, होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप किसी टास्क को लाइक नहीं करते ना, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन आपको मीटिंग के लिए शहर से बाहर आए दिन भिजवा देती है, आप इसको लाइक नहीं करते कि आप शहर से बाहर आए दिन ट्रैवल करें, तो आप क्या करते हैं, आप जानबूझकर उस मीटिंग में जिसके लिए आपको भिजवाया जाता है, जो टास्क आपको दिया जाता है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेट जाते हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करते, मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जहाँ आप आउट स्टेशन में जाते, आपको एक हफ़्ते के लिए कहा जाता है, आप जानबूझकर 10 दिन लगा कर आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह आपके सर से ना ये जिम्मेदारी उतार दे ट्रैवल करने वाली, दूसरे शहरों में जाने वाली। तो जानबूझकर बुरा खेलना ताकि आपकी जान छूट जाए किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। प्लेइंग डम, अवॉइडिंग एन अनवांटेड टास्क बाय फॉल्सली प्लीडिंग इग्नोरेंस एज इनएबिलिटी, या जानबूझकर कहना भी मुझे ये करना नहीं आता, या जानबूझकर काम ख़राब कर देना। इट मीन्स दैट इंटेंशनली शो द बैड परफॉर्मेंस, जानबूझकर बुरी परफॉर्मेंस को शो करना। अवॉइडिंग एक्शन का फोर्थ मीनिंग समझ लें, फोर्थ एग्जांपल है स्टॉलिंग। स्टॉलिंग मतलब जानबूझकर डिले करना चीज़ों को, जानबूझकर वर्क को इंटेंशनली डिले कर देना। तो ये डिफेंसिव बिहेवियर है कि आपको लगता है भाई कि अगर आपने काम कर लिया तो शायद आप जो हैं उसकी आपकी इवैल्यूएशन होगी, आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, तो आप जानबूझकर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको डिले कर देते हैं। तो जानबूझकर वर्क को लेट परफॉर्म करना, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉलिंग। ये भी क्या है, डिफेंसिव बिहेवियर है। उसके बाद है अवॉइडिंग ब्लेम। मैं स्टॉलिंग की, चले मैं आपको एग्जांपल बताऊं। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर है ना, एक बैट्समैन है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई आपने जो है ना वो विकेट पर खड़े रहना, आउट नहीं होना, आपने 50 स्कोर करनी है जी, 70 स्कोर करनी। वो जानबूझकर क्या करता है, उसे नहीं भी ना शॉट लग रही तो वो बीट करता जाएगा, छोड़ देगा, बॉल लीव कर देगा कि किसी तरह वो ज़्यादा बॉल खेल रहे, विकेट पर खड़ा रहे, आउट ना हो, क्योंकि अगर वो आउट हो गया तो उसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस काउंट हो जाएगी, शायद उसे नेक्स्ट मैच ना खिलाया जाए। तो जानबूझकर चीज़ों को डिले करना, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉलिंग। नेक्स्ट डिफेंसिव अप्रोच है जी, टाइप है अवॉइडिंग ब्लेम। अवॉइडिंग ब्लेम का मतलब ये है जी कि आप अपने आप से ब्लेम उतारने की या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि कहीं आप पर ब्लेम ना आए। उसके लिए क्या किया जाता है जी, ब्लफिंग। ब्लफिंग का मतलब है जानबूझकर झूठी कहानियाँ सुनाना, झूठा इमेज क्रिएट करना, जानबूझकर मैनेजमेंट को ये शो करना कि भाई आप ये कर सकते हैं, आपकी यहाँ तक अप्रोच है। लोगों को थ्रेट करना, अपने जूनियर्स को थ्रेट करना, अपने कोलीग्स को थ्रेट करना, ब्लफ करके उन पर एक फेक इमेज अपना बना लेना। तो ब्लफिंग जो है ये भी एक टूल है अवॉइडिंग ब्लेम का, दैट शोज़ आर डिफेंसिव बिहेवियर। नेक्स्ट है जी प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ जैसे मैंने पहले बताया कि स्टॉलिंग से मिलता जुलता यहाँ पर प्लेइंग सेफ का मतलब है आप जानबूझकर रिस्क नहीं लेते, ऐसे प्ले करते हैं जैसे आप, ताकि कोई नुकसान ना हो आपकी वजह से, आप आउट ना कहीं हो जाएं, आप जानबूझकर रोलिंग शॉट खेलते हैं, बीट करते रहते हैं, सिंगल खेलते रहते हैं कि आप कहीं आउट ना हो जाएं, आपकी नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट ना हो जाए। टू डू वर्क एंड डू नॉट ट्राई टू टेक रिस्क। इवेडिंग सिचुएशन, आप ऐसी सिचुएशन से भागते हैं दैट मे रिफ्लेक्ट अनफेवरेबिलिटी, कि भाई कहीं अनफेवरेबल सरकमस्टांसिस जो हैं वो खड़े ना हो जाएं।
नेक्स्ट अप्रोच है जी जस्टिफाइंग। जस्टिफाइंग का मतलब ये है कि आप सफाइयाँ पेश करते रहना। अगर आपसे कोई काम नहीं हुआ या आपकी परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस आपसे हो गई है, आप टारगेट को अचीव नहीं कर सके, तो बजाय इसके कि आप एडमिट कर लें, आप एडमिट करने के साथ ही सफाइयाँ देना शुरू कर देते हैं कि ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, मैं इस वजह से नहीं कर सका। जस्टिफाइंग से होता ये है कि आपका जो नेगेटिव इंप्रेशन होता है ना दूसरे के माइंड में, वो ज़रा कम हो जाता है। तो डू नॉट एक्सेप्ट मिस्टेक एंड डेवलपिंग एक्सप्लेनेशन, तफसीलों पे तफसीलें देते जाना। दैट लेसन वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ नेगेटिव आउटकम, आपकी ज़िम्मेदारी लगता है जैसे कम हो, आपके जो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हुआ था ना आपके बारे में, वो उसकी इंटेंसिटी ज़रा कम हो जाती है दूसरे के माइंड में। तो दैट इज़ कॉल्ड जस्टिफाइंग। लास्ट, अवॉइडिंग ब्लेम की जो एग्जांपल है वो है स्कैप गॉटिंग। स्कैप गॉटिंग का मतलब है स्कैप भाग जाना वहाँ से और दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना। मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी मिस्टेक आपकी हो, उसके लिए पनिश किसी को कर दिया जाए, किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, खुद एडमिट ही ना करना। इट मीन समवन पनिश फॉर एक्शंस ऑफ अदर्स और प्लेइंग द ब्लेम फॉर अ नेगेटिव आउटकम ऑन एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर नॉट एंटायरली ब्लेम वर्दी। मतलब वो ज़िम्मेदार नहीं था लेकिन आप उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्केपगॉटिंग। नेक्स्ट है जी अवॉइडिंग चेंज। अगर आपको ये लगता है भाई कि ये चेंज जो है ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस होगा, आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करते हैं जी, अवॉइडिंग चेंज में प्रिवेंशन रोकते हैं मैनेजमेंट को, सीनियर्स को, अपने कोलीग्स को कि वो इस चेंज को अडॉप्ट ना करें। फॉर एग्जांपल एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक नया सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रही है, आपको लगता है भाई आप इस सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाएंगे, आपकी फटीग बढ़ जाएगी, आपका काम बढ़ जाएगा, तो आप मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर के नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो बताना शुरू कर देते हैं, थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर इस तरह हुआ तो हमारे लिए ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। आप अपने कोलीग्स को डराना शुरू करते हैं, एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके साथ मिल जाएं और किसी तरह जो है ये चेंज जो है इसको अडॉप्ट ना किया जाए। इसकी सेकंड टेक्निक है जी सेल्फ़ प्रोटेक्शन। सेल्फ़ प्रोटेक्शन का मतलब है जी आप अपने फ़ायदे को, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखते हैं, आप शेयरिंग नहीं करते, आप बस समझते हैं भाई ये इस बात का, इस ट्रिक का आपको पता चल चुका है तो किसी को पता ना चले, तो आप उससे अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। बाय विद होल्डिंग, मतलब अपने आप इंफॉर्मेशन अपने पास छुपा कर रखना, विद हेल्ड करके रखना, उसको शेयर ना करना। तो अपने आप को बचाने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। दिस इज़ डिफेंसिव बिहेवियर। इन केस जहाँ पर पॉलिटिकल बिहेवियर ज़्यादा शो हो रहा होगा और जहाँ पर लोग जो हैं इस पॉलिटिकल बिहेवियर से अपने आप को बचाने के लिए वो डिफेंसिव बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। लास्ट स्लाइड है जी इस चैप्टर की, दैट इज़ इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट पॉलिटिकल बिहेवियर से इस तरह से अटैच्ड है कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर पॉलिटिकल बिहेवियर ज़्यादा शो हो रहा होता है वहाँ पर लोगों को ये लग रहा होता है कि भाई कोई दूसरा एडवांटेज ज़्यादा ले जाएगा, वो पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी प्ले कर रहा है, वो ज़्यादा एडवांटेज ले जाएगा, मुझे लेस एडवांटेज मिलेंगे, उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी, उसको सैलरी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर एक ये टेक्निक है कि आप ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में IM जो अप्रोच है उसको यूज़ करें। इससे वो जो आपको लेस एडवांटेज मिलने थे या आपको लगता है भाई आपका नेगेटिव इंप्रेशन ज़्यादा क्रिएट हो चुका है या हो जाएगा, या दूसरों के जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करने का से फ़ायदा उनको मिल जाएगा, आपको नुकसान होगा, आप उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट एक टेक्निक है जहाँ पर आप लोगों की राय को, अपने बारे में जो लोगों की राय है, जो मैनेजमेंट की आपके बारे में राय है, जो इम्प्रेशन है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट भी एक टूल है जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल द इम्प्रेशन अदर फॉर्म ऑफ देम। जो दूसरे आपके बारे में इम्प्रेशन बना लेते हैं, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से? ये वो टेक्निक्स हैं जी कि आप इन टेक्निक्स को फॉलो करें
तो इससे क्या होगा कि लोगों के माइंड में जो आपके बारे में इम्प्रेशन है, जो राय है, जो नेगेटिव इमेज है, वो बेहतर हो जाएगा या पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट टेक्निक इज़ कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब है हाँ में हाँ मिलाना, किसी की बात से एग्री हो जाना, चाहे वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, सिर्फ ये समझते हुए कि मैं इसके साथ मिल जाऊंगा, इसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो मुझे फ़ायदा होगा, मुझे जो है वो इनग्रेटिएशन, मुझे इसके फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो जैसे वो किसी की खुशामद करना होता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना होता है, उसको निगेट ना करना, किसी को ना करना, तो आप कन्फर्मिटी की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ का मतलब है बहाने तलाश करना, कि आप एक्सक्यूज़ पेश करते हैं, वो लेम एक्सक्यूज़ हों, वो एक्चुअल एक्सक्यूज़ हों। एक्सक्यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि ऑल्दो आप वो जो ओरिजिनल इमेज है अपना वो तो नहीं जो है वो रीस्टोर कर सकते, लेकिन क्या होता है जी कि वो जो नेगेटिव इमेज होता है ना, जो इम्प्रेशन आपके बारे में बना होता है, एक्सक्यूज़ से उसमें किसी हद तक कमी हो जाती है। तो एक्सक्यूज़ पेश करना, जैसे कोई स्टूडेंट अगर जो है वो एब्सेंट होता है क्लास से, उसको टीचर जो है वो डांटते हैं, उसको फ़ाइन चार्ज कर देते हैं, उसको क्लास से निकाल देते हैं, तो वो क्या करता है, एक्सक्यूज़ पेश करता है, तो टीचर्स का सुनकर कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए क्रिएट हो जाता है, तो उसका जो नेगेटिव इम्प्रेशन है वो किसी हद तक जो है वो कम हो सकता है। दैट इज़ अ टेक्निक, वैलिड टेक्निक ऑफ मैनेजिंग द इम्प्रेशंस। थर्ड इज़ अपोलॉजीज़। अपोलॉजीज़ क्या है जी, माजरत कर लेना। देखिए अपोलॉजीज़ का मतलब ये है कि आप अपनी गलती को तस्लीम कर लें और माजरत कर लें, सॉरी कर लें। अपोलॉजीज़ जो हैं ये बड़ा एक वर्केबल इफ़ेक्टिव टूल है अपना इम्प्रेशन बेहतर करने का, कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, अगर आपने कोई फॉल्ट कर दी है, तो आप माफ़ी मांग लें, माजरत कर लें उस अनडिज़ायरेबल इवेंट्स के लिए, वो अनवांटेड एक्शंस के लिए जो आपने कर दिए हैं और उसकी वजह से नुकसान हुआ है, आपका नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ है, आप उसके लिए अपॉलॉजी कर लें। एडमिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनडिज़ायरेबल इवेंट्स एंड सीकिंग टू गेट अ पैराडॉन फॉर अ एक्शन इज़ अ डिफेंसिव बिहेवियर इन IM अप्रोच। नेक्स्ट इज़ सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन का मतलब ये है अपनी तारीफ़ करना, अपने बारे में बताना, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताना, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना, अपनी एफ़र्ट्स के बारे में बताना। क्या आप समझते हैं भाई मैनेजमेंट को आपकी एफ़र्ट्स के बारे में, आपने जो घर जाके मेहनत की, जो आपने उनकी गैर मौजूदगी में, मैनेजमेंट की गैर मौजूदगी में जो कस्टमर के साथ आपने अच्छा एटीट्यूड रखा, कस्टमर को कन्विंस किया, जो एफ़र्ट्स आपने की, उसके बारे में आप ख़ुद बताएं। सेल्फ प्रमोशन, हाईलाइटिंग योर क्वालिटीज़ बाय कन्वेइंग योर एफर्ट्स। आप मैनेजमेंट को बताएं भाई कि आपने इतना एफर्ट किया है, इतनी सेक्रीफाइस की है, ताकि आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट हो। सेल्फ प्रमोशन इज़ अ टेक्निक कि आप जिससे अपना इम्प्रेशन जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात है वो ना की जाए, लेकिन सेल्फ प्रमोशन का मतलब है जो आपने एक्चुअली किया है आप उसको कन्वे करें, हाईलाइट करें योर बेस्ट क्वालिटीज़, डाउन प्लेइंग ऑफ योर डेफिसिट्स एंड कॉलिंग अटेंशन टू योर अचीवमेंट्स। लोगों को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लोगों की तवज्जो हासिल करें। नेक्स्ट है जी फ्लैटरिंग मतलब फ्लैटरिंग करना, झूठ बोलना, कहानियाँ किस्से सुनाना, लोगों को मक्खन लगाना, फ्लैटरिंग उनकी फॉल्सली उनको कम्प्लीमेंट करना, उनकी तारीफ़ें करना। खुशामद में आता है झूठे किस्से कहानियाँ सुनाकर लोगों को अपनी तरफ माइल करना। कम्प्लीमेंटिंग एंड एडमायरिंग अदर्स अबाउट देयर वर्चूज़ टू मेक योर सेल्फ लाइकेबल, ताकि आप उनकी नज़र में अच्छे नज़र आएँ। तो फ्लैटरिंग का मतलब ये है जी जो लोगों की बटरिंग करना, लोगों के हाँ में हाँ मिलाना, लोगों की खुशामद करना, उनकी तारीफ़ करना। नेक्स्ट IM टेक्निक है जी फेवर्स का मतलब भी यही है जी कि आप किसी की फेवर करते हैं, किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, किसी को निगेट नहीं करते, उसके साथ मिल जाते हैं।
लास्ट है जी एसोसिएशन का मतलब है तंजीम बना लेना, कि आप समझते हैं भी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने साथ एक ग्रुप बना लेते हैं या कोई ऑलरेडी ग्रुप बना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उनके साथ उस एसोसिएशन का हिस्सा बन जाते हैं बाय कंसिडरिंग दैट कि अगर आप इनका हिस्सा बनेंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो आपको भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो एसोसिएशन का मतलब है तंजीम बनाकर लोगों के साथ मिल जाना, ताकि आप अकेले जो हैं वो ज़िम्मेदार ना ठहराए जाएँ, ताकि आप अकेले अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते अपने हकूक़ को हासिल करने की, तो आप किसी के साथ मिलकर बेनिफिट जो हैं वो हासिल कर सकें। लास्ट स्लाइड है जी इस चैप्टर की, दैट इज़ IM इफ़ेक्टिवनेस। ये जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट की जो इफ़ेक्टिवनेस है, ये कहाँ पर कारआमद है, जो IM अप्रोच आपने पढ़ी है ये कहाँ पर वर्केबल है, इफ़ेक्टिव है। तो कहता है जी अगर आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए हैं ना, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो वहाँ पर IM अप्रोच लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कौन सी टेक्निक। कहता है इंटरव्यू में सेल्फ़ प्रमोशन काम करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आप इंटरव्यूअर से मिलते हैं, तो उसमें आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे बताएंगे, कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे, तो वहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, सेल्फ़ प्रमोट करें अपने आप को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी तारीफ़ें शुरू कर दें, लेकिन IM अप्रोच जो है वो इंटरव्यूज़ में वर्क करती है। इनग्रेटिएशन इज़ ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, लेकिन किसी की तारीफ़ करना, इंटरव्यू लेने वाले की तारीफ़ करना, उसकी खुशामद करना, उसकी जानबूझकर तारीफ़ें करना, ये कहता है जी इतनी अहम नहीं है इंटरव्यूज़ में। इसी तरह इंटरव्यू में इसका मतलब है जी IM अप्रोच में से सेल्फ़ प्रमोशन टेक्निक यूज़फुल है, लेकिन इनग्रेटिएशन जो है वो इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के वक़्त देखें, जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रही होती है, तब इनग्रेटिएशन मतलब टॉप मैनेजमेंट की तारीफ़ें करना, खुशामद करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट करती है। फिर टॉप मैनेजमेंट की नज़र में आप लाइकेबल हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, उनकी तारीफ़ करके, उनकी खुशामद करके, उनकी फेवर करके, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर, कन्फर्मिटी एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। लेकिन प्रमोशन जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, तब सेल्फ प्रमोशन जो है वो बैकफायर, तब वो नुकसानदेह होती है। तो ये बताया ये गया है कि इंटरव्यू के दौरान कौन सी IM अप्रोच जो है वो यूज़फुल है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जब आप किसी जॉब में काम कर रहे हों, वहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हों, आपकी जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रही हो, तब जो है वो कौन सी टेक्निक जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनग्रेटेशन तब जो है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में बेनिफिशियल है, लेकिन सेल्फ प्रमोशन तब बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में एथिक्स हैं, एथिक्स के बारे में लिखा हुआ, आप इसे जस्ट रीड आउट कर लें, ग्लोबल इम्प्लीकेशन है इसको भी रीड आउट कर लें। तो ये चैप्टर हमारा जो है वो टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।